अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। बोहर एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस किया और बाद में हमने इसके कुछ एप्लीकेशन आपके साथ शेयर की। रेडियस को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, या फिर एनर्जी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, या दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इन सब को वन बाय वन हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो भी बेसिकली बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है। अब बोहर मॉडल जो है उससे हम मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। अब अगर हम देखें, लेट्स से ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। अब जिस तरह हमें पता है कि अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वो जाएगा, मतलब एक्साइटेशन अगर होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इस लेवल की एनर्जी कम है, इस लेवल की हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आएगा तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए जो वो एब्जॉर्ब करेगा। या फिर अगर हायर लेवल से लोअर लेवल में आती है तो क्या होता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल में एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर एनर्जी हाई है, यहाँ पर लो है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ये एमिट करेगा, जिसको जो एनर्जी ये एमिट करता है या ये जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो वो एमिटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या वेव नंबर जो है उसको हम किस तरह मालूम करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के लिए ही कैलकुलेशन करेंगे। अब जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डेल्टा ई को मालूम किया, एनर्जी डिफरेंस को मालूम किया, और डेल्टा ई के लिए जो फाइनल इक्वेशन था वो था me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, जहां पर z की वैल्यू अगर 1 हो तो ये इक्वेशन आता है, जो डेफिनेटली हम हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर z की वैल्यू 1 ना हो तो फिर यहाँ पर z स्क्वायर भी आपने लिखना है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम की। अब जिस तरह हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स इक्वेशन से पता है कि डेल्टा E इक्वल टू h न्यू के बराबर है डेल्टा E। अब यहाँ पर भी डेल्टा E है। अब इस डेल्टा E की जगह मैं h न्यू लिख सकता हूँ, या सिंपली मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ कि h न्यू इक्वल टू me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब अगर इस h को मैं इस तरफ ले आऊँ और फ्रीक्वेंसी को मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी इक्वल टू me4 अपनी जगह, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपनी जगह, और h चूंकि इसका पावर 2 है, एक h यहाँ से आ गया तो ये h3 हो जाएगा। 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर ये दोनों अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। इसी इक्वेशन से हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन टेक्स प्लेस। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हम वेव नंबर किस तरह मालूम करेंगे, तो जिस तरह हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस भी किया हुआ था, E इक्वल टू h c न्यू प्राइम की कैलकुलेशन में भी हमने ये इक्वेशन पढ़ा था कि न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c न्यू प्राइम, वेयर c इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। न्यू प्राइम ये वेव नंबर है। अब अगर इसको मैं वेव नंबर का रिलेशन अगर आप लोगों को याद हो, हमने डिस्कस किया था कि न्यू इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब न्यू इक्वल टू c बाय न्यू प्राइम, क्योंकि न्यू के लिए हमने इक्वेशन वो निकाला me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ c न्यू प्राइम, क्योंकि न्यू इसके बराबर है, तो c न्यू प्राइम आ जाएगा me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब अगर इस c को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँ तो मेरे पास कुछ u बन जाएगा इक्वेशन कि न्यू प्राइम will be equal to me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ या h³ और c यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर अपनी जगह। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिससे हम वेव नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं। n1 एनी हायर एनी लोअर ऑर्बिट, n2 एनी हायर ऑर्बिट।
समझ में आ गई बात? अब अगर मैं मालूम करना चाहता हूं कि वेवलेंथ को किस तरह मालूम करूं, तो वो भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, चूंकि ये सारे कांस्टेंट हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, सबकी वैल्यू नोन है। तो इस सब को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं r या रेडबर्ग कांस्टेंट। और रेडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू है 1.0974 × 10⁻7 पर मीटर। अब ये पूरी का पूरी चीज जो है इसकी जगह मैंने लिख लिया r 1/n1² - 1/n2² पर मीटर। अब आपको ये इक्वेशन जो है, ये लेंथ इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये सिंपल सा इक्वेशन जो है आप याद रखें। n1 एनी लोअर ऑर्बिट, n2 एनी हायर ऑर्बिट, ये आपने याद रखना है। अब r जो है जिस तरह हमें पता है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c के बराबर है, और ये वैल्यू 1.0974 × 10⁻7 पर मीटर, ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ से मैं वेवलेंथ को भी मालूम कर सकता हूँ। किस तरह? चूंकि मैंने यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिखा था न्यू प्राइम इक्वल टू 1/λ। अब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि न्यू प्राइम इक्वल टू 1/λ। इससे मैं वेवलेंथ को मालूम कर सकता हूँ। अगर न्यू प्राइम की वैल्यू मुझे नोन हो तो वेवलेंथ की वैल्यू को भी मैं मालूम कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।